Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। आज की इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऐसा ही उपयोगी कंटेंट चाहिए तो हमें यूट्यूब पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल पर सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा जरूरी कंटेंट लाते रहें। तो चलिए आज के विषय को खोलते हैं। हमारे पास है एनसीईआरटी कक्षा 11 के इतिहास की किताब का 10वां अध्याय, मूल निवासियों का विस्थापन। शीर्षक काफी सीधा साधा लगता है, लेकिन इसके पीछे दो महाद्वीपों की कहानी है, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और यह सिर्फ जमीन पर कब्जे की कहानी नहीं है, बल्कि दो सपनों, दो विश्व दृष्टियों के टकराव की कहानी है। बिल्कुल, एक तरफ सह अस्तित्व का सपना और दूसरी तरफ मालिकाना हक का। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए यह चैप्टर एक, मैं कहूंगी, गोल्ड माइन है। अच्छा। हाँ, लेकिन शायद उस तरह से नहीं जैसा वे सोचते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भले ही कम आए, पर वर्ल्ड हिस्ट्री, सोशल जस्टिस और एथिक्स के पेपर के लिए जो पर्सपेक्टिव मिलता है वो प्राइसलेस है। यह हमें उपनिवेशवाद के उस रूप को समझने में मदद करता है जिसे सेटलर कॉलोनियलिज्म कहते हैं, जो भारत के अनुभव से थोड़ा अलग था। हाँ बिल्कुल, इसकी प्रासंगिकता आप यूपीएससी के पिछले साल के सवालों में भी देख सकते हैं। भारत की जनजातियों पर सवाल आए हैं, जैसे लिम्बू, कार्बी, हाँ, डोंगरिया कोंद और उनके अधिकारों से जुड़े पैसा एक्ट जैसे विषयों पर सवाल पूछे गए हैं। तो ये वैश्विक इतिहास हमें भारतीय संदर्भ में चल रही बहसों को समझने के लिए एक व्यापक कैनवस देता है। तो चलिए इस कैनवस पर पहला रंग भरते हैं। यूरोपीय लोगों के आने से हजारों साल पहले का उत्तरी अमेरिका। हमारे दिमाग में शायद एक खाली जंगली जमीन की तस्वीर आती है, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत इससे बहुत अलग थी। वो कोई खाली जमीन नहीं थी, बल्कि एक बसा हुआ जीता जागता भूभाग था। लगभग 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते एशिया से लोग यहाँ आए और बस गए। 30,000 साल पहले? हाँ। वे नदियों के किनारे गांव में रहते थे, छोटे छोटे समूहों में। उनकी अपनी भाषाएं थीं, अपनी परंपराएं थीं। ये दिलचस्प है कि वे खेती तो करते थे, जैसे मक्का उगाना, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। तो क्या यह तकनीक की कमी थी या एक सोचा समझा चुनाव? मतलब क्या वे अतिरिक्त उत्पादन यानी सरप्लस नहीं कर सकते थे या नहीं करना चाहते थे? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और यही मतलब पूरे टकराव की जड़ है। ये तकनीक की कमी नहीं, बल्कि एक अलग दर्शन, एक अलग वर्ल्ड व्यू था। उनके लिए जमीन मां की तरह थी। अच्छा। जिसका आप हिस्सा हो सकते हैं, मालिक नहीं। जमीन एक साझा संसाधन थी, कोई एसेट नहीं जिसे खरीदा या बेचा जा सके। मतलब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं था? बिल्कुल नहीं। वे जरूरत के हिसाब से शिकार करते, जरूरत के हिसाब से उगाते। सरप्लस जमा करने की सोच ही उनकी संस्कृति का हिस्सा नहीं थी। और यही बात उनके सामाजिक ताने बाने में भी दिखती होगी। अगर निजी संपत्ति नहीं है तो समाज का आधार क्या था? समाज का आधार था आपसी संबंध और उपहारों का आदान प्रदान। गिफ्टिंग एक तरह से सोशल ग्लू था। दिलचस्प। व्यापार मुनाफे के लिए नहीं होता था, बल्कि दोस्ती और रिश्ते मजबूत करने के लिए। उनकी कहानियां, उनका इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि मौखिक परंपराओं के जरिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। तो ये एक पूरी तरह से अलग ऑपरेटिंग सिस्टम था। एकदम। तो जब यूरोपीय लोग पहली बार वहां पहुंचे तो ये सिर्फ दो अलग अलग लोगों का मिलना नहीं था, ये तो दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स का टकराव था। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा। यूरोपीय व्यापारी मछली और जानवरों की खाल यानी फर के व्यापार के लिए आए थे। मूल निवासियों ने उनका स्वागत किया, उनकी मदद भी की। लेकिन यहीं पर द ग्रेट मिसअंडरस्टैंडिंग की नींव रखी गई। वो क्या थी, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, मूल निवासियों के लिए फर का व्यापार दोस्ती का प्रतीक था, उपहारों का आदान प्रदान। लेकिन यूरोपीय लोगों के लिए ये वस्तुएं थीं, कमोडिटीज, जिन्हें बाजार में मुनाफे के लिए बेचना था। हाँ, अच्छा। तो जब यूरोपीय व्यापारियों ने ज्यादा मुनाफे के लिए एक ही बार में सैकड़ों बीवर मतलब ऊदबिलाव मार डाले, तो मूल निवासी हैरान और दुखी हो गए। उन्हें लगा कि जानवरों की आत्माएं इस विनाश का बदला लेंगी। उनके लिए ये प्रकृति का अपमान था।
और यूरोपीय लोगों के लिए ये एक एफिशिएंट सप्लाई चेन थी। बिल्कुल। ये तो हैरान करने वाली बात है। मतलब जिसे यूरोपीय लोग मुनाफे का सौदा समझ रहे थे, उसे मूल निवासी रिश्तों का अपमान मान रहे थे। इट्स अ कंप्लीट कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। और इसी से यूरोपीय लोगों के मन में उनकी एक छवि बनी होगी। हाँ बिल्कुल, दो तरह की छवियां बनी। एक तरफ उन्हें असभ्य या अनसिविलाइज्ड माना गया। क्यों? क्योंकि वे संगठित धर्म को नहीं मानते थे, शहरों में नहीं रहते थे और पढ़े लिखे नहीं थे। और दूसरी तरफ रूसो जैसे दार्शनिकों ने उन्हें भद्र जंगली कहा। नोबल सैवेज। नोबल सैवेज यानी ऐसे लोग जो सभ्य समाज के भ्रष्टाचार से अछूते हैं। बिल्कुल शुद्ध। लेकिन ये नोबल सैवेज वाली छवि सुनने में अच्छी लगती है, पर है तो ये भी एक तरह की मतलब कॉन्डेसेंशन ही है ना? आप उन्हें जटिल इंसानों के बजाय किसी आदर्श बच्चे की तरह देख रहे हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। ये उसी सिक्के का दूसरा पहलू है। असभ्य जंगली की छवि ने हिंसा को जायज ठहराया और भद्र जंगली की छवि ने पैटर्नलिज्म को, कि इन्हें हमारे संरक्षण की जरूरत है। हाँ, दोनों ही छवियों ने उनकी अपनी पहचान, उनकी एजेंसी को नकार दिया। तो ये व्यापार और गलतफहमियों से शुरू हुई कहानी जमीन पर कब्जे की एक रक्त रंजित लड़ाई तक कैसे पहुंच गई? जब व्यापारियों के बाद ब्रिटेन और फ्रांस से आम लोग यानी सेटलर्स आने लगे। ये वो लोग थे जो यूरोप में जमीन के मालिक नहीं बन सकते थे और अमेरिका में उन्हें खाली जमीन का एक अंतहीन समंदर दिखा। तो वे यहाँ जमीन के मालिक बनने का सपना लेकर आए थे? बिल्कुल। उन्होंने जंगलों को साफ करके खेती शुरू की, चावल और कपास जैसी फसलें उगाईं जो यूरोप में नहीं थी और उन्हें बेचकर मुनाफा कमाया। और यहीं पर जमीन को लेकर दोनों विश्व दृष्टियों का सीधा टकराव हुआ होगा। बिल्कुल। यूरोपीय लोगों के लिए जमीन एक निजी संपत्ति थी जिसे खरीदा, बेचा और अपनी अगली पीढ़ी को दिया जा सकता था। जैसे जैसे उनकी बस्तियां पश्चिम की ओर बढ़ती गईं, मूल निवासियों को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और इसे सही ठहराने के लिए एक बहुत शक्तिशाली तर्क गढ़ा गया। क्या तर्क था वो? तर्क ये था कि मूल निवासी आलसी हैं और वो जमीन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सही इस्तेमाल? हाँ, सही इस्तेमाल का मतलब था व्यापक खेती। ये तर्क दिया गया कि जो लोग जमीन से अधिकतम उत्पादन नहीं निकाल सकते, उन्हें उस पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो क्लासिक कॉलोनियल प्लेबुक है। एकदम। आप प्रगति को अपनी परिभाषा से बांधते हैं और फिर हर उस व्यक्ति को पिछड़ा घोषित कर देते हैं जो उस परिभाषा में फिट नहीं होता। और जो संधियां की गई उनका क्या हुआ? वो ज्यादातर धोखा थी। मूल निवासियों से बहुत कम कीमत पर या धोखे से जमीनें ली गईं, उनसे संधियां की गईं, लेकिन उनका पालन नहीं किया गया। कभी नहीं। जैसे ही उस जमीन के नीचे कोई खनिज मिलता या और बसने वालों के लिए जगह की जरूरत पड़ती, उन संधियों को तोड़ दिया जाता। चिरोकी जनजाति की कहानी इसका सबसे दुखद उदाहरण है। हाँ, ट्रेल ऑफ टीयर्स। बिल्कुल। उन्होंने अमेरिकी तौर तरीके सीखने की हर संभव कोशिश की, अंग्रेजी सीखी, खेती के तरीके अपनाए, यहाँ तक कि ईसाई धर्म भी अपना लिया। लेकिन अंत में क्या हुआ? उन्हें नागरिक अधिकार नहीं दिए गए और उनकी जमीन से उन्हें जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया। हाँ, ये कहानी साबित करती है कि मुद्दा कभी सभ्यता का था ही नहीं, मुद्दा हमेशा से जमीन का था। बिल्कुल। और फिर 19वीं सदी के मध्य में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस प्रक्रिया को एक तरह से रॉकेट की रफ्तार दे दी। आप गोल्ड रश की बात कर रही हैं? हाँ, 1840 के दशक में कैलिफोर्निया में सोना मिला। और यहाँ से शुरू हुआ गोल्ड रश, रातों रात अमीर बनने का सपना। हाँ, एक ऐसी सुनामी आई जिसने सब कुछ बदल दिया। हजारों यूरोपीय लोग दौड़े चले आए। इस भीड़ को संभालने और पूरे महाद्वीप को जोड़ने के लिए रेलवे लाइनें बिछाई गईं, जिसके लिए हजारों चीनी मजदूरों को लाया गया। अच्छा। रेलवे और खेती की मशीनों के लिए उद्योग लगे और देखते ही देखते 1890 तक अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गया। लेकिन इस विकास की नींव मूल निवासियों की संस्कृति की कब्र पर रखी गई थी। दुखद है पर सच है। रेलवे लाइनों ने न सिर्फ उनकी जमीन को बांटा, बल्कि उनके जीवन के आधार बाइसन यानी जंगली भैंसों के झुंडों का लगभग सफाया कर दिया। बाइसन के बिना तो उनकी पूरी जीवन शैली ही खत्म हो गई। बिल्कुल। उन्हें छोटी छोटी जगहों पर सीमित कर दिया गया, जिन्हें आरक्षण या रिजर्वेशंस कहा गया। अमेरिका का औद्योगिक विकास मूल निवासियों के विस्थापन और विनाश की कीमत पर हुआ था। अमेरिका में विकास की रेलगाड़ी मूल निवासियों की संस्कृति को रौंदते हुए आगे बढ़ रही थी। और ये कहानी सिर्फ एक महाद्वीप तक सीमित नहीं थी। दुनिया के दूसरे कोने में एक और विशाल भूभाग पर यही पटकथा लगभग शब्द दर शब्द दोहराई जा रही थी। चलिए प्रशांत महासागर पार करके ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया की कहानी भी काफी मिलती जुलती है, लेकिन इसके
कुछ पहलू इसे और भी ज्यादा स्याह बनाते हैं। यहाँ कहानी लगभग 300 साल बाद शुरू हुई। यहाँ के मूल निवासियों, जिन्हें एब्रिजिन कहा जाता है, का इतिहास 40,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। और ब्रिटेन ने ऑस्ट्रेलिया का इस्तेमाल एक दंड कॉलोनी मतलब पीनल कॉलोनी के रूप में किया। ये बात तो हम सब ने सुनी है। लेकिन क्या ये सिर्फ अपराधियों को देश से दूर भेजने का एक तरीका था? नहीं, इसके पीछे एक गहरी स्ट्रेटेजिक वजह थी। अमेरिका के स्वतंत्र होने के बाद ब्रिटेन को अपने अपराधियों और राजनीतिक कैदियों के लिए एक नई डंपिंग ग्राउंड की जरूरत थी। लेकिन इससे भी बढ़कर ये प्रशांत महासागर में फ्रांसीसी विस्तार को रोकने और अपने साम्राज्य के लिए एक रणनीतिक चौकी बनाने का एक तरीका था। अच्छा। तो ऑस्ट्रेलिया की नींव में अपराध और साम्राज्यवाद दोनों का डीएनए था। और जब ये कैदी अपनी सजा पूरी कर लेते थे तो वो भी अमेरिका के बसने वालों की तरह जमीन पर कब्जा करने लगते थे। हाँ, और यहाँ उन्होंने एक बेहद शक्तिशाली कानूनी हथियार का इस्तेमाल किया, टेरा न्यूलियस। टेरा न्यूलियस, जिसका मतलब है वो जमीन जो किसी की नहीं है। ये अवधारणा तो मतलब दिमाग को झकझोर देती है। एक ऐसी जमीन पर जहां लोग हजारों सालों से रह रहे हैं, उसे खाली कैसे घोषित किया जा सकता है? यही तो इस विचार की क्रूरता है। टेरा न्यूलियस सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं था, ये एक वैचारिक हथियार था। इसने एक झटके में 40,000 साल के इतिहास, संस्कृति और अस्तित्व को अदृश्य बना दिया, इनविजिबल। और तर्क क्या था? तर्क यह दिया गया कि चूंकि मूल निवासी यूरोपीय तरीके से खेती नहीं करते, घर नहीं बनाते, इसलिए जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है। कानून की नजर में एबोरिजिनल लोग अपनी ही जमीन पर भूत की तरह हो गए। और इसने जमीन पर कब्जा करने का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया, बिना किसी नैतिक दुविधा या कानूनी अड़चन के। नतीजा अमेरिका जैसा ही हुआ होगा, बीमारियां, लड़ाइयां और जमीन का छिनना। हाँ, लेकिन कई मायनों में और भी बुरा। मूल निवासियों को इंसानों से कम समझा गया और उनके साथ बहुत क्रूरता हुई। नतीजा ये हुआ कि उनकी आबादी बहुत तेजी से घटी। लेकिन इतिहास केवल विनाश पर खत्म नहीं होता। 20वीं सदी में कुछ बदलाव की हवा भी चली। इन आवाजों को जिन्हें दबा दिया गया था, क्या उन्हें फिर से सुना जाने लगा? बिल्कुल। 20वीं सदी में, खासकर 1960 के दशक के बाद, जब दुनिया भर में नागरिक अधिकारों के आंदोलन चल रहे थे, तब इन देशों में भी एक नई चेतना जागी। इतिहासकारों और मानवशास्त्रियों ने मूल निवासियों की संस्कृति को सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हुई कि मूल निवासियों को अपना इतिहास खुद लिखने और अपनी कहानियां खुद बताने के लिए प्रोत्साहित किया गया। और आज हम इसके नतीजे भी देखते हैं, जैसे अमेरिका में नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन, जिसे खुद मूल निवासियों ने क्यूरेट किया है। सही कहा। और ऑस्ट्रेलिया में भी 1970 के दशक से बहुसंस्कृतिवाद यानी मल्टीकल्चरलिज्म को एक राष्ट्रीय नीति के तौर पर अपनाया गया। और 1992 में एक ऐतिहासिक फैसले में ऑस्ट्रेलियाई हाई कोर्ट ने टेरा न्यूलियस की अवधारणा को खारिज कर दिया। अच्छा। हाँ, और माना कि मूल निवासियों का जमीन पर पहले से अधिकार था। ये एक बहुत बड़ी कानूनी और नैतिक जीत थी। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक यूपीसीए एस्पिरेंट के लिए इस अध्याय से सबसे बड़े टेकअवेज क्या हैं? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। पहला, उपनिवेशवाद के प्रकारों को समझना। भारत ने जो अनुभव किया वो ज्यादातर एक्सट्रैक्टिव कॉलोनियलिज्म था, जहां मुख्य उद्देश्य संसाधनों का दोहन करना था। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सेटलर कॉलोनियलिज्म हुआ, जहां उद्देश्य सिर्फ संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि मूल आबादी को विस्थापित करके उनकी जगह लेना था। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरा टेकअवे क्या होगा? इन विचारों ने अन्याय को न्याय संगत बना दिया। ये जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स के लिए एक बहुत पावरफुल केस स्टडी है कि कैसे नैतिक तर्क का इस्तेमाल गलत कामों को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है। हाँ। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, तीसरा है इसे भारतीय संदर्भ से जोड़ना। जब आप भारत में विकास परियोजनाओं के कारण होने वाले विस्थापन के बारे में पढ़ते हैं या पीएसए एक्ट जैसे कानूनों के बारे में पढ़ते हैं जो आदिवासी समुदायों को उनकी जमीन पर अधिकार देते हैं, तो आपको इस वैश्विक इतिहास की गूंज सुनाई देगी। सही बात है। ये आपको अपने उत्तरों में एक गहरा और तुलनात्मक दृष्टिकोण देने में मदद करेगा, जो परीक्षक पर एक मजबूत प्रभाव डालता है। ये वाकई सब कुछ एक सूत्र में पिरो देता है। ये चर्चा हमें एक बहुत जरूरी और शायद कुछ हद तक असहज करने वाले सवाल पर लाके छोड़ती है। क्या सवाल? सवाल यह है कि जब आज हम राष्ट्रीय हित या विकास के नाम पर कोई बांध, कोई खदान या कोई हाईवे बनाते हैं,
जिससे कोई आदिवासी समुदाय विस्थापित होता है, तो क्या हम अनजाने में उसी पुराने तर्क को नहीं दोहरा रहे होते कि बड़े भले के लिए छोटे समूह का बलिदान जायज है, कि उनकी जीवन शैली प्रगति की राह में एक बाधा है? हमने अतीत से कौन से सबक सीखे हैं और कौन से सबक अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं? इन सवालों पर विचार करना बहुत जरूरी है और यूपीएससी की तैयारी के लिए ऐसी ही विस्तृत और विचारोत्तेजक चर्चा के लिए YouTube पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.